अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा इसी तरह देखते रहें, इसी तरह पसंद करते रहें और इसी तरह कॉल्स भी करते रहें। कॉल करने के लिए अभी थोड़ी देर में आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ जाएंगे। आप अगर हमें हमारे शो पे कॉल करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारी कोशिश होती है कि हमारे शो से कोई पॉजिटिव मैसेज जाए या कुछ सीखने को आपको मिले। तो हम सैटरडे वाले दिन पहला हमारा सेगमेंट होता है डॉक्टर साहब के साथ, क्योंकि मौसम जिस तरह से चेंज होते हैं वो बीमारियां और साथ साथ दूसरी कौन सी बीमारी है जिनसे हमें बचना चाहिए और किस तरह से बचना चाहिए, और अगर हो चुकी है तो हमें ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए, ये सारी बातें हम डॉक्टर साहब से करते हैं। तो आपको पता है कि पहला सैटरडे का जो हमारा सेगमेंट होता है वो होता है डॉक्टर साहब का। हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद है डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब। उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? माशाल्लाह एवरग्रीन। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे मौसमी बीमारियों पे। सही। ठीक है, तो सही। आज का हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट का वो ये है। वैसे तो फिर आगे दो तीन आगे हम चलते लोग रहे। पूरे एक घंटे में दो तीन चीज़ें कवर सही कर कर लेते लेंगे हैं, तो इंशाल्लाह। स्टार्ट हम मौसमी बीमारियों से जी करेंगे। बिल्कुल सही कह रही है। देखिए ये इंसानी फितरत है ये कि मौसमी असरात इंसान जहाँ मिजाज पर असरअंदाज होते हैं वहाँ हेल्थ पर भी मुतासर होते हैं। और इंसान की जो हेल्थ है उस दो चीज़ों से वाबस्ता है कि आपका हेल्थ जो है वो आपकी अपनी इम्यूनिटी जो है वो कितनी है, आपका डिफेंसिव मैकेनिज्म, आपका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कितना फ़ाल है, बच्चों में कितना है, बड़ों में कितना है, ओल्ड पीपल्स में कितना है। तो ग्रेजुअली हमने ये देखा कि ये जान के भी हमें बड़ी खुशी होती है कि हुकूमत इस सिलसिले में खसूसी तौर पर बच्चों के मुतालिक बड़ा काम करती है कि जिनका इम्यूनिटी इनको बढ़ाने की बनाने के लिए कुछ हमारे पर वैक्सीनेशन होती हैं, कुछ डाइट का हमें सहारा लेना पड़ता है, कुछ हमें ऐसी चीज़ें माहौल को वैसा करना पड़ता है जिससे आपकी इम्यूनिटी में इजाफा होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ हमारी इम्यूनिटी कम हो गई है होती है यूजुअली हम ये देखते हैं कि वहाँ जरासीम ज़्यादा आ जाते हैं, और जब ज़्यादा जरासीम आते हैं तो हम एंटीबायोटिक का जो है इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं। ये भी अच्छी बात नहीं है। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो है वो मरीज़ को उसके हिसाब से करना चाहिए कि बीमारी किस लेवल की है, फिर हमें चाहिए कि हम उसको जो है एंटीबायोटिक का रोल प्ले कराएं। मगर हमने देखा है कि हमारी जो कंसल्टेंट प्रैक्टिस है उसमें हम बहुत बेतहाशा एंटीबायोटिक का रोल जो है वो इस्तेमाल कराते हैं। ये अच्छी बात नहीं होती है। बहरहाल हमें ये देखना है कि जो हमारे मौसमी असरात की आजकल की जो बीमारियाँ ये इसमें दो तीन किस्म की आती हैं। सबसे पहले हम इनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारी रेस्पिरेशन है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा है, हम पहले हम उसको ले लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा पहले तो हमने सांस लेनी है। सांस लेनी है। जब हम सांस लेंगे नाक के थ्रू लेंगे और यहीं पर ही कोई इंटरफेरेंस हो जाएगी, यहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा तो यहीं से वो स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल सबसे पहली चीज़ है हमारी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। हमारे पास ये नेजल जो म्यूकोजा है हमारा, ये इसके अंदर ऐसा सिस्टम अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, सिलरी सिस्टम ऐसा होता है कि आम छोटे मोटे जरासीम इन्फेक्शन जो होते हैं जो अंदर जाते हैं वहीं ट्रैप हो जाते हैं। अच्छा। जब आपके और ट्रैप हो गया हम इसको बाहर निकाल देते हैं। जैसी सांस जाती है वैसे हम जब बाहर निकालते निकल जाते हैं। लेकिन यूजुअली हमारे ये सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं, सेलरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसमें हमारी जो नेज़ल बोन है वो भी बड़े अहम रोल प्ले करती है। हाँ, अगर वो उसकी डेवलपमेंट अच्छी है, स्टेट है, कोई ट्रामा नहीं है, कोई इंजरीज नहीं हुई, तो हमारी जो हम जो एयर ले रहे हैं, जो इंस्पायरेशन हमारे पास हो रही है वो डायरेक्ट नाक के थ्रू, और जब वो सिल्लियाँ मौजूद है उससे वो सिल्ली फिल्टर हो जाती है वो एयर, और साफ हवा हमारे बॉडी के अंदर पहुंचती है। देखिए कितना अजीब बात है, बाहर कितनी भी पॉल्यूशन होती है, बाहर बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हमारा वहाँ से गुजर रहे होते हैं और हमें अंदर से हल्का सा झटका लगा, खांसी का कफ हुआ और उसके बाद हम रीसेट हो गए। ये सब कुछ क्या है? ये कुदरती सिस्टम था कि हमारा यहीं से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कुदरत ने शुरू कर दिया था। हम पे यहाँ सेलरी सिस्टम होगी, रेस्पिरेशन में हमारे पास आ गई। वो तरीका ये होता है कि जो भी एयर पॉल्यूशन की चीज़ है, इन्फेक्टेड बैक्टीरिया यहीं ट्रैप हो जाते हैं और यहाँ से वो आगे नहीं बढ़ते। जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आपका ये मैकेनिज्म जो रूट पैसेज आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, एनाटॉमिकली डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई इसमें वेरिएशंस आ जाएंगी, सैलरी कहीं पर जो है ग्रोथ उनकी कम हो जाएगी, सैलरी डैमेज हो जाएंगे आपके सैलरी, जो यहाँ के जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रोटेक्शन का रोल प्ले करते हैं, फिल्ट्रेशन का रोल प्ले करते हैं, वो डैमेजेस हो जाते हैं तो डायरेक्ट अंदर चली जाएगी आपके। तो हमने देखा कि ये चीज़ें जो साइनस से शुरू होती हैं वो साइनोसाइटिस कहलाता है, ईट आइट यानी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सबसे पहले ये चीज़ हमारी, पहले तो जो है वो समझ लीजिए कि फिजियोलॉजिकल होता है
कि इतने ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ, आपने दिए थोड़े बहुत रुपए, एक दो दिन में खुद ही सही हो गए, समझना। वो उनका सेल मैकेनिज्म बड़ा स्ट्रांग होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम तवज्जो हमने नहीं दी है, हम डॉक्टरों के पास नहीं गए, हम सोच रहे हैं कि चलो ये हमारा खुद ही ठीक हो जाएगा, तो फिर वो ऐसा होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। जहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगी समझ लीजिए कि स्टेसिस होगा, रुकावट खड़ी हो जाएगी। वो जो फ्लूड है, फ्लू जो हमारे जर्म्स हैं, हमारे जर्म भी देखिए ना, वायरस भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं, फंगल भी हैं, वो जब अंदर पहुंचते हैं और वो एक जगह ट्रैप होते हैं तो वो फिर वो मल्टीप्लिकेशन उनकी शुरू हो जाती है। यहीं से नाक से ही और गले से ही हमारी बीमारी शुरू हो जाती हैं। बहुत सी बीमारियाँ हमारी गले नाक की बीमारियाँ, जितने भी साइनस के फ्लू हैं, साइनोसाइटिस हैं, नेजल की हैं, फिर गले में चले गए, फिर थ्रोट इन्फेक्शन आ जाता है। थ्रोट में आपके दो चीज़ें आती हैं, फेरिक्स आ गया, फेरेंजाइटिस हो गया, एक टॉन्सिल आ गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, उसी से कम्युनिकेट कर गया, कान हो गया, समझना। तो एरी का कान का दर्द शुरू हो जाता है, ओटाइटिस मीडिया हो जाता है अंदर से, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन होती है हमारी ना। इसी तरह नाक के साइनोसाइटिस की, कौन साइनस की बहुत प्रॉब्लम है, समझे ना, बड़े ऑपरेशन है, सर्जरी होती है, नाक रुक जाती है, सांस का मसला हो जाता है। फिर उसके बाद जो हमारी चेस्ट में जाती है। अच्छा। जैसे ही हमने देखा इन्फेक्शन हमारा स्प्रेड किया, चेस्ट की तरफ पहुंचा, वहाँ भी डिवीजन हो जाती है बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया, फंगल, वायरसेस, ये सब आ जाता है। एलर्जिक, उसमें सबसे चीज़ें एलर्जिक आ जाती है। एलर्जिक जब वो बॉडी के अंदर पहुंचती है, चेस्ट में पहुंच जाती है, लंग्स में पहुंच जाती है, अब वो एक समझ लो कि वो एक परमानेंट था, एक डैमेज कर देती है आपके सेल को। अच्छा। एलर्जन ऐसे पैदा हो जाते हैं जो आपके अंदर उस वक्त तक, जब तक कि एंटीबॉडी उसके खिलाफ इस्तेमाल ना हो जाए, एंटी एलर्जन आप जो है इस्तेमाल आप नहीं कर लेंगे, वो आपकी सिक्रीशन बढ़ाएंगी, आपकी सांस में रुकावट कर देंगी। जैसी सांस में रुकावट बढ़ेगी, आप समझेंगे जैसे खुदा ना खास्ता अस्थमा हो गया, इसको दमा का बीमारी हो गई है। जबकि दमा जो है एक मर्द है, मतलब उसमें ये होता है कि मुसलसल नहीं होगा। आपके एलर्जन आपने हटा दिए, आपने एलर्जन को आपने प्रिवेंट कर दिया, आपके अस्थमा खत्म हो गई, समझे ना। तो ये बॉडी के सिस्टम भी होते हैं, इम्यून सिस्टम में, और ये आपके जो बाहर से एलर्जन है वो भी सिस्टम हो जाते हैं ये। तो हमें बहुत सी चीज़ों का एहतियात करना चाहिए। हमें एलर्जन जो है वो उनके अब फर्ज कर लें हम जा रहे हैं, कोई डस्ट आ गई, हम डस्ट से पता कर डस्ट में एलर्जन मौजूद है। अच्छा, इस वक्त हम क्या करते हैं, पौधे होते हैं, पौधों से एलर्जन हो जाती है, एलर्जिक हो जाती है, उसमें एलर्जन पाए जाते हैं। उसके अंदर धुआं, स्मोक बाहर हम देखते हैं, उससे हो जाता है ये। इसी तरह बाद ग़िज़ाओं से चीज़ें हो जाती हैं। हमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। बॉडी इंसान की अल्लाह ताला ने बना तो दिया, वो एक नेमत है आपकी, आपको उसकी हिफाजत भी करनी है। उसकी हिफाजत आपको ये नहीं हो कि वायरल ने कर दी आपने, आप अपना भी ख्याल रखें। इसमें ओवरऑल होके एक ही बात आती है, वो आती है हाइजीन। हाइजीन, आपको अपनी बॉडी और अपना माहौल को पाक साफ रखना है। जितना सफाई आप रखेंगे, नज़ल को रखेंगे, गले को रखेंगे। और हमने ही, आपने एक प्रोग्राम में मुझसे सवाल किया था कि ये जो हम सफाई का मुंह का माउथ वॉश है, माउथ कैसे हम सफाई रखते हैं, तो बड़ा मैंने कहा ये सवाल मुंह में नहीं पूछे जाते थे। तो अगर हम अपनी नाक को क्लियर सुबह उठ के ही नमाज के वक्त नाक को अपने साफ करें, गले को सही तरह के हम साफ करें, गार्गलिंग करें, तो इस तरह से कानों को साफ करें, तो आधी बीमारी 40 से 50% बीमारी तो ये खत्म हो गई। डॉक्टर साहब, मैंने एक YouTube पे एक चीज देखी थी जिसपे मैंने देखा कि एक लड़का जो है वो पहले ब्रश करता है, ब्रश करने के बाद उसके पास एक दूसरा ब्रश होता है, वो जुबान का होता है, फिर वो जुबान को साफ करता है। ये मैंने बहुत अरसे पहले देखा और मैंने सोचा ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हम दांत तो साफ करें, पर हम जो खाना खा रहे हैं जुबान पे यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं पीछे की तरफ तो रहता होगा ना, जो हमें गले की भी बीमारी, अमूमन गले में भी दर्द शुरू हो जाता है। उस दिन से फिर मैंने भी ये करना शुरू कर दिया और मैंने ये YouTube पे देखा था किसी लड़के को करते हुए कि इस तरह से आप अपने मुंह की सफाई करें। बिल्कुल, वरना अमूमन लोग सिर्फ दांत ब्रश करते हैं और मेरे ख्याल से वो भी आगे आगे के दांत। मैंने ऐसा भी लोगों को, मतलब ये हकीकत है, जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है वो कर रहे हैं, तो वो जरूर आज कॉल करके बताएं। टीवी स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहे होंगे, नहीं भी आ रहे होंगे तो अभी आना शुरू हो जाएंगे। आपने कॉल करके बताना है कि हम लोग सिर्फ दांत साफ करते हैं, हम लोग ये नहीं सोचते कि जुबान की भी तो सफाई, ये भी तो हमारे मुंह में, ये खाना जब हम खाते हैं तो जुबान की भी सफाई होना लाजमी है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। देखिए, बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि वैसे तो क्या वो कहते हैं हम बिल्कुल हेल्दी हैं, लेकिन हमारे मुंह से बदबू आती है, हमारे को बैड स्मेल हमारे आते हैं, बात आते हैं कि हमारे बच्चों से आ रही है। तो ये सब कुछ क्या है, ये कोई बहुत सी ऐसी बहुत ही कम बीमारियां जो चेस्ट में इन्फेक्शन हो और वहाँ से ये स्मेल आई, ये ऊपर से ही आती है। ये दांतों के अलग से, मुंह से मसूड़े हैं, आपके दांतों के पिछले साइड है, आप सही अगर
सफाई नहीं करते, वो नहीं सफाई करें तो उसमें हो जाए, उसमें इन्फेक्शन आने लग जाता है। हाँ। वही स्मेल बैड जो है स्मेल जो वो आपकी आती है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ ये भी करें सफाई करें, उसके साथ गार्गलिन थोड़ा रखें, बिल्कुल, माउथ गार्गलिन जो होती हाँ। है वो रखें अपने पास, उसे एक दो जो है वो कुली करें। और मैं समझता हूँ बहुत बहुत बीमारियाँ से ख़त्म हो जाती हैं, बहुत बीमारियाँ से ख़त्म हो जाती हैं। आप इन चीज़ों को देख के फिर मैंने कहा वो हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़े ना गले नाक के। हमारे यहाँ इस वक्त की जो सबसे जो कॉमन बीमारियाँ हैं साइनोसाइटिस के हवाले से, वो फ्लू है, वो वायरस जरासीम होते हैं। वो फ्लू हमारे हर दूसरे तीसरे आदमी को फ़ौरन फ्लू हो जाता है हमारा। अच्छा, जिनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, जिनका डिफेंस मैकेनिज्म मजबूत होता है, वो 3-4 दिन 5 दिन में ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, डॉक्टर के पास या कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कमज़ोर होती है और जिनके वायरस भी स्ट्रॉन्ग आते हैं, जी, उनको भी डॉक्टर के पास जाना होता है। और इसमें जितने भी वायरस के जरासीम होते हैं, हमें उसमें सपोर्टिव थेरेपी देनी होती है। अच्छा। सपोर्टिव से मना है कि हम पूछते हैं अभी तुम्हें क्या हो रहा है, वो कहते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे बॉडी एक हो रहा है, मुझे हल्की सी हरारत सी महसूस हो रही है। इसमें कहीं भी एंटीबायोटिक का रोल नहीं है। आप सिर्फ सपोर्टिव थेरेपी दें, हल्की सी एंटी एलर्जी की गोली या मेडिसिन दें हमें ना, और कुछ जैसे एनर्जेटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं। और लेकिन इसके साथ साथ आपको इम्यूनिटी इनहांस करने के लिए बड़ी ज़रूरी है। आपको विटामिन सी देना है, आपको विटामिन डी देना है, आपको विटामिन ए देना है, आपको उसमें आपके जो सप्लीमेंट है, आपके विटामिन सप्लीमेंट है, ये आपको देना है। आपको इससे ये माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं ये। और ये बॉडी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम कमज़ोरी समझ के नहीं बस तुम 2 गोली एलर्जी के ले लो या फना ले लो, हम तवज्जो नहीं देते हैं। हमें हर के साथ अगर हम एक विटामिन सप्लीमेंट दें उसके हिसाब से जिस चीज़ की कमी हो रही है, आप देखिए पेशेंट बड़ी जल्दी सही हो जाएंगे ये। अब बजाय इसके कि हम उसको रोक कर रखें। तो ये चीज़ जब ये बढ़ जाते हैं, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, फिर बुखार भी शुरू होगा, कानों में दर्द शुरू हो जाएगा, आपका गले में चलेगा तो गले में टॉन्सोफेरेंजाइटिस बहुत कॉमन बीमारी है हमारे माशरे की। अच्छा। समझे ना, उसमें टॉन्सिल भी होते हैं, फेरिस आपका गला, उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अच्छा। बड़े वो नाक पे भी असर डालेगी, कान पे भी डालेगी, गला आपका ख़राब होगा, आपको हल्की फुल्की खांसी भी उसमें हो जाती है। इसमें हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक रोल प्ले करेगी आपको। अच्छा। तो वो हमको दिए जाती है। कुछ टेस्ट करा लें स्टार्टिंग में, आपका कोई CBC वगैरह करा लेंगे, आपको उसी को पता चल जाएगा कि इसमें एलर्जी फैक्टर ज़्यादा है, इसमें इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है, इसमें किन चीज़ों का जो इजाफा हो रहा है। ये सब चीज़ें जब हम देख लेते हैं तो हमें बड़ा आसानी से पता चल जाता है कि हमें इनको एक्चुअली देना क्या है, कौन सी टाइप की मेडिसिन हमने इनको देनी है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हम जो है अपने हिसाब के जिस डॉक्टर से पास जा रहे हैं। अच्छा, बाद औक़ात ये भी होता है कि बाद मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा अपने को एग्जेजरेट करते हैं, अपनी एक कंप्लेन है उसको बहुत ज़्यादा बताते हैं, तो उससे क्या होता है कि डॉक्टर भी मिसगाइड हो जाता है। हमें चाहिए कि डॉक्टर को के पास जब हम जाते हैं तो हमें डॉक्टर को उतना ही डिमोन्स्ट्रेशन दें जितनी की हमें ज़रूरत है, जितना हमारे पर प्रॉब्लम है, हम उसी के हिसाब से डील करना चाहिए। अच्छा, ये इसके साथ साथ बाज़ वायरस ऐसे होते हैं जो चेस्ट को भी ख़राब करते हैं और अच्छा। पेट को भी ख़राब करते हैं, उसमें पेट के मराज भी आ जाते हैं। हम समझ रहे हैं कि भाई ये तो खांसी हो रही है ना, अब पेट में डायरिया कैसे हो गया, इसमें वोमिटिंग कहाँ से आ गई, हमें ना इसमें जो है पेट में दर्द कहाँ से आ गया। तो ये ही बड़ी अहम चीज़ है कि इसमें जो वायरस हैं कुछ है, जैसे नोरो वायरस एक आता है, इसी तरह एक रोटा वायरस होता है, समझे ना। ये वायरसेस ऐसे हैं जो पेट को भी ख़राब करते हैं, सीनों को भी ख़राब करते हैं। ये डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। इसमें ये नहीं होता कि ये चलो खुद ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, जितने वायरस हैं सेल्फ लिमिटेड होते हैं, खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जब वो उनकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो तो आप पूरे करेंगे ना। इसमें पानी नमकियात कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाता है, उसको आप करेक्शन करें, आप उसकी मेडिसिन दें, इलेक्ट्रोलाइट दें आप उसको। अच्छा, डिहाइड्रेशन हो जाती है तो रिहाइड्रेट करें आप। आपको हॉस्पिटल जाना भी इसमें ज़रूरी होता है जब ये चीज़ें डेवलप होती हैं। अब ये बच्चे छोटे बच्चे हैं, आप जिनकी आप देखते हैं कि वो साइनस भी हो रहा है उनको, इसके साथ साथ उनको एक आध दो मोशन भी हो रहे हैं, उसके साथ उनको एक दो वोमिट भी हो रही है। अभी यही डॉक्टर साहब आपसे पूछने वाली थी कि अमूमन जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनका नाक बंद हो, गले में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो तो उनको साथ मोशन भी हो जाते हैं। हाँ। ये क्या वजह होती हाँ, है? इसकी वजह सब इतनी होती है कि ये वायरस है। ये वायरस से जब हमारे बच्चे के जिस्म में जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई होते हैं। अच्छा, उसमें चूंकि अभी तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आपने वैक्सीनेट नहीं किया होता। अच्छा, वो बच्चे जो मदर फीट पर हैं
उनको वैक्सीनेशन ऑलरेडी थोड़ी बहुत हो रही होती है, हो रही होती वो प्रोटेक्शन में होते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल फीडिंग में होते हैं उनमें इम्यूनिटी टाइप कम होती है। अब तो बहुत से फार्मूले आ गए जिनमें इम्यूनिटी हमारे यहाँ अच्छी उन्होंने फैक्टर डाल दिए हैं, तो जिसकी वजह से वो डेवलप होती है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ इन बच्चों में इम्यूनिटी इतनी नहीं होती है। तो वही वायरस जो होता है, जो साइनस कर रहा होता है, वही वायरस जो कफ कर रहा होता है बच्चों में और सांस की प्रॉब्लम बना रहा होता है, वही चीज़ वो उसको डायरिया भी कर रहा होता है। लेकिन 2-3 डायरिया यानी स्टूल पर डे ये नॉर्मल है। ये बात ये समझ लेनी चाहिए हमारे नाजरीन को कि ये जोलाब या मोशन की डेफिनेशन क्या है। अच्छा, क्या 2 से 3 मोशन पर डे ये नॉर्मल है। नॉर्मल है। अगर मोर देन 3 है हम्म, तो ये नॉर्मल हो रहा है। अब आप इसको ट्रीटमेंट कराएंगे आप। अगर कोई स्टूल 5 दिन में नहीं हो रहा तो भी आप डॉक्टर के पास जाना है, आपको करना होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें, अब उन्होंने दो जोलाब के लिए मोशन 2-3 हो गए, अब वो परेशान हो गई कि भाई ये क्या हो गया हमारे बच्चे को। ये कुछ नहीं है, कभी 3 है, कभी 2 है, समय कभी 1 है, ये तो ये भी चीज़ बड़ी ज़रूरी चीज़ है। लेकिन उसमें भी ये देखना है कि वो स्टूल जो पास कर रहा है उसमें कहीं खुदा ना खास्ता कि ब्लड तो नहीं आ रहा है, उसमें खुदा ना खास्ता जो ऐसा तो नहीं है कि पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा हो, है ना, उसमें जो बल्क कम हो और लिक्विड ज़्यादा हो। तो आपको उसके हिसाब से फिर मशवरा करना है डॉक्टर से, ताकि आपके बच्चे की जो पानी की कमी है वो पूरी हो सके, समझे ना। इसी तरह जो नाक का मैंने बताया था मसले की, छोटे बच्चों की नाक का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसमें हम देखते हैं कि ये नाक की जो हड्डी होती है ना, ये बच्चों की देर से डेवलप होती है। अच्छा, 5 मंथ्स पे जाके इनकी बच्चे की नेजल बोन डेवलप हो जाती है। पहले ऑसिफाइड होती है ये ऑसिफिकेशन इसकी लेट होती है, जिसकी वजह से वो बच्चा की नाक जो है थोड़ी सी कर्व हो जाती है। अच्छा, हाँ, अगर हम बच्चे को 45 एंगल पे रखें ऐसे करके बिल्कुल 45 पे, तो वो बिल्कुल नेजल बोन स्ट्रेट हो जाएगी। अच्छा। अब जो भी बच्चा सांस लेकर डायरेक्ट जाएगी, अब रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं, तो ठीक। उसको कोई नेजल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। मैंने कई बार बच्चों से वहाँ से पूछा है कि जब आप सीधा निरा देते हैं तो इसकी नाक ज़्यादा, इसकी जो है नाक हल्की सी बंद होती है और सांस में प्रॉब्लम होता है। वो कहता है बिल्कुल ऐसी बात होता है कि जब हम निटाते हैं तो होता है, जब हम उठा लेते हैं तो सही हो जाता है, चुप हो जाता है बच्चा। तो ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये देखना चाहिए कि ये भी नॉर्मल होते हैं। इस तरह से ये कोई इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है ट्रीटमेंट की। अच्छा। आप सिर्फ टेक्निकली बच्चों को हैंडल करें और जो भी फीड वगैरह। अच्छा, ऐसे बच्चों को शुरू में जो भी बच्चे हों, हमें फीडिंग पे बड़ा तवज्जो रखनी चाहिए। ये क्या होता है कि हम दूध पिलाना शुरू कर दिया माओ ने तो मुसलसल पिला रहे हैं, अच्छा, और टाइम बच्चे एक हाँ और लिमिट बिल्कुल होनी चाहिए। पिलाए चले जा रहे हैं। उसके बाद उसने बच्चे ने जो ऑब्स्ट्रक्ट किया, रोका, उसने मिटा दिया, फिर पिला ही नहीं रहे उसे, फिर वो बच्चा रोना शुरू करता है। इसकी वजह ये है कि बच्चों की फीड पूरी तरह नहीं हुई। जब पूरी तरह फीड नहीं हुई तो नाक की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, और दूसरा जो प्रॉब्लम उसको हो रहे थे गले, उसकी वजह से फीड पूरी नहीं हुई, आपने छोड़ दिया। आप बच्चों को थोड़ा सा स्पेल करके पिलाएं, थोड़ा सा मिल्क दें, थोड़ा सा हल्का सा रोकें। उसमें क्या होगा कि उसकी सांस बहाल होगी, वो एडजस्ट हो रहा है, फिर बच्चों को पिलाएं। 6 to 8 फीड पर डे ये नॉर्मल डोज है अच्छा, बच्चे की। आपको कम से कम 8, अगर नहीं आता आपको तो 7 या 9 कर सकती हैं फीड। अच्छा। इससे ऊपर बच्चों को फीड आप नहीं दें। इसकी वजह ये होती है कि उनका फिर आप हैबिट ख़राब कर रही हैं आप उनकी। आप बच्चों को फिर आप जो मिस हैंडलिंग कर रही हैं आप उसे। फिर तो ये हो गया ना कि जब रोया बच्चा आपने दूध दे दिया जाके, तो ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो बच्चे की कोई परवरिश नहीं हो रही है ना। आपको उसके हिसाब से देना है, और रात में ये डोजेज ज़रा कम हो जाती हैं, दिन में ये डोज आपको ज़्यादा बढ़ानी पड़ती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें फीड है। ये देखिए शुरू में आप ये देखें कि एक बच्चे को माँ दूध जो पिला रही है, इसके अलावा और तो कुछ नहीं दे रही है, उसी से बच्चा हेल्दी भी हो रहा है और उसी से बच्चा वीक भी हो रहा है। एक बच्चा जो माँ के जैसे 2 बच्चे हैं उसके, ये पहला बच्चा उसने कहा मेरा बड़ा हेल्दी था, हाँ, अब ये बच्चा मेरा कमज़ोर हो रहा कमज़ोर है, हो रहा है। जबकि वही दूध में ही पिला रही हूँ, पहले भी दूध में पिलाती थी। तो इसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो ये कि माँ ने अपनी ग़िज़ा कम कर दी है। अच्छा, आपको माँ की जो मदर फीड है बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। और मदर अच्छी डाइट ग़िज़ा, और अच्छी ग़िज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल सॉलिड डाइट होनी चाहिए। और इसी तरह बच्चों को आप जो फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आप जो मिल्क या दूसरी चीज़ दे रहे हैं, 4 माह के बाद जो है आप उसको वीनिंग पीरियड शुरू हो जाता है, आपसे रिलैक्स वगैरह का ऐड करते हैं, फिर ग्रेजुअली आप बढ़ाते हैं उनको, तो ये बच्चे हेल्दी होते हैं।
समझे ना, और माशरे में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं ये। अच्छा, जबकि दूसरे बच्चे जो वीक हैं, जिनके अंडरवेट है, वजन कम है, उनकी आप देखिए फीडिंग कम है उनकी। अच्छा, जब फीड कम हो रही है उनकी, तो उनकी जो सिस्टम है उनके वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप आपका एक फ्रिक्वेंटली चेकअप जो है डॉक्टर के पास बच्चों को ले जाना बड़ा ज़रूरी है, समझे ना जी। आप इसका जैसे बेबी होता है, अच्छा आप डॉक्टर, 0-1 बच्चों उस को पर क्या बड़ों को भी करें, ले जाना लाजमी बहुत है, जरूरी है ये भी? आप हम लोगों बिल्कुल क्या सही कह बच्चों रही को तो फिर हैं। ले जाते हैं, पर बड़ों को जैसे कोई अगर बुजुर्ग भी हो गया है तो वो कहते हैं चलो ठीक है, अब तो इतनी उम्र गुजर गई है, अब तो खांसी भी होगी, अब तो तकलीफ भी होगी, अब जोड़ों में भी दर्द होगा, तो वो हम उम्र के साथ बीमारियों को जोड़ देते हैं। बिल्कुल आप सही कह हालांकि रही ऐसा हैं, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आप बुजुर्ग होते हैं आपके जिस्म में कमी होती है हर चीज की, क्योंकि उस तरह से वो एक जवानी में कहते हैं ना, हर चीज खाते हो आपके ब्लड भी बन रहा है, सारी चीज हो रही है, फिर हर चीज स्लो होगी तो फिर तकलीफें पैदा होंगी, और फिर तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि आप उन वीकनेस से बच सके। मैं बिल्कुल सही आप कह रही हूँ डॉक्टर साहब? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। डॉक्टर साहब, मैं आधी डॉक्टर बनने वाली हूँ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। असल में हम इखलाकियात के उसूल भूल जाते हैं। इखलाकियात के उसूल ये है कि अगर घर में बच्चा है तो उसका जहाँ ग़िज़ा दी जा रही है वहाँ आपका चेकअप भी डॉक्टर के पास ज़रूरी है। इसी तरह जो ओल्ड एज के लोग हैं, आपको पता है कि कुरान में मौजूद है, जो ओल्ड एज लोग हैं, कुरान में है कि हम जैसे तो उम्र बढ़ती है हम बड़े उम्र के लोगों को बच्चे की तरह बना देते हैं। बिल्कुल, ये कुरान में। तो आपको बड़े लोगों को ही बच्चों की तरह डील करना है। बिल्कुल वही उनकी ग़िज़ा कम हो जाएगी, वही तवज्जो, वही चिड़चिड़ा मिजाज होना, बाज़ों का तंग हो जाना, परेशान हो जाना, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो हमें चाहिए कि हम बुजुर्गों को भी वही दर्जा दें जैसा वो बचपन में जो है वो आपको रखा। अब जैसे बचपन में नरम ग़िज़ा बच्चे को दी जाती है, मुंह में दांत नहीं है, तो आप देखें बुजुर्ग जब हो जाते हैं तो उनके मुंह में दांत नहीं होते, हमें उनको भी नरम ग़िज़ा देनी चाहिए। तो बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए बुजुर्गों को, इसी तरह होते हैं। अच्छा, एक भी देखी गई बात है, जो पेरेंट, जो बच्चे या जो वालिदैन और या जो बच्चे अपने वालिदैन का, बुजुर्ग वालिदैन का एहतराम करते हैं, ख्याल करते हैं, तो उनका अपना ये नहीं वो किसी पे एहसान कर रहे हैं, बल्कि यही लोग इनके जब ये बूढ़े होंगे तो इनके बच्चे इनका ख्याल रखेंगे। जब ये कुरान में मौजूद है, ये सब चीज़ें हमारी मौजूद है। तो हमें चाहिए कि हमें बड़ा अपडेट होना चाहिए। जब हम भूल के नेग्लिजेंस का शिकार हो जाते हैं कि हमें देखना नहीं है कि बच्चों को बार बार नहीं ले जा सकते हॉस्पिटल में, या बड़ों को हम नहीं दिखा सकते, या उनकी डाइट मजीद कम कर दी जाती है, समझे ना। तो ये एक अजीब सिस्टम है। मैं समझता हूँ बेसिक डाइट और उनका डिफेंस मैकेनिज्म और उनके साथ उनकी साइकोलॉजिकली उनके साथ डील करना, बैठना उठना, बात करना, बच्चे के साथ भी खेलना होता है, बड़ों के साथ भी बैठना होता है। तो ये सब वो बातें हैं जिससे हम ना सिर्फ अपने बच्चों और बड़ों को हम हेल्दी बना सकते हैं, बीमारियों से भी वो दूर होंगे और माशरे में भी फाल किरदार अदा करेंगे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम गैस्ट्रो की तरफ आते हैं। गैस्ट्रो ये एक ऐसी बीमारी है जो अमूमन घर में, मैंने तो बच्चों को देखी है, तो अब आप मुझे सही तरह बताएंगे कि आया ये किस तरह होती है और इसकी क्या तकलीफ होती है, और अगर आप डॉक्टर को टाइम पे नहीं दिखाते तो ये बढ़ के और कितनी तकलीफ का बायस बन सकती है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। गैस्ट्रो से मुराद हम कहते हैं कि गैस्ट्रो होता क्या है ना, है ना। गैस्ट्रो असल में एक ऐसा एक इन्फेक्शियस डिजीज़ में आती है ये चीज़ें, और मैदे की बीमारियां कहलाती हैं, और इसके अंदर जो है आंतों की बीमारियां, इंटेस्टिनल डिजीज़ आ जाती हैं। इसके अंदर आप आगे जाके लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम की डिजीज़ आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें बड़ों में भी पाई जाती हैं, बच्चों में पाई जाती हैं। हमारे यहाँ ये सब चीज़ें कुछ डिवीज़न इनकी हुई भी है। एक तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन है ना, तो हमने वायरस इसमें ज़्यादा होते हैं, फिर इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाते हैं, फिर इसके अंदर जो है आपके फंगल इन्फेक्शन आ जाते हैं इसमें। अच्छा, वायरस इन्फेक्शन में हमारे यहाँ जो सबसे कॉमन वायरस है, जो सबसे ज़्यादा कॉज करता है, वो नोरो वायरस होता है। समझे ना, वो उसका रोल बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन 80% वही होता है। उसी में मोशन भी आ रहे हैं बच्चे को, और डायरिया भी उसमें इस तरह से हो रहा है। अच्छा, मोशन या डायरिया की मुख्तलिफ किस्में हैं ना, है ना। एक डायरिया वो होता है कि जिसमें पानी बिल्कुल कम है और बल के उसमें ज़्यादा है। एक फिर होता है कि उसमें पानी ज़्यादा हो गया, समझे ना। फिर एक उसमें ऐसा हो गया कि उसमें थोड़ा सा ब्लड आने लग गया, ब्लड टिंच हो गया उसके अंदर। अच्छा, फिर ये हो गया कुछ में क्रैम्प्स बहुत हो गए, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। फिर एक ऐसा भी है जो बुखार के साथ हो रहा है, समझे ना। ये सारी वैरायटी हैं, इनमें ये सब जरासीम चल रहा है इसमें ऐसे जिसमें क्रैम्प ज़्यादा होता है, थोड़ा सा उसमें ब्लड आ जाता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहलाते हैं। इसी के साथ ये वो इन्फेक्शन जिसमें क्रैम्प ज़्यादा है और मोशन जो है उसमें पानी भी है, बल्क भी है, ये पैरासाइटिक जरासीम होता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन कहलाता है। इनमें वॉर्म्स होती हैं,
कील है जिसे हम बच्चों में कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं में। तो उसमें ये होता है बातों का ब्लड भी आ जाता है, सख्त हो जाता है मोशन जो होता है, स्टूल जो, तो ये भी चीज़ है। बात ये होता है कि सिर्फ पानी पानी वाटर ही कॉलरा जैसे हैजा कहते हैं आप, समझे ना, वो बिल्कुल पानी की शक्ल में वो जा रहा है, वो समझे ना, वो छोटे बच्चों को भी होता है। अब हम तो देखते हैं कि वो बच्चा जो है वो जो अभी महीने का हुआ है, 1.5 महीने का है, 2 महीने का हुआ, पता रहा वाटरी डायरिया उसको हो रहा है, वो आके कि सर ये क्या हो गया। बिल्कुल जरासीम उनको आ सकता है, वायरसेस उनको लग सकते हैं उनको, समझे। तो हम यही करते हैं कि इन बच्चों को लाएं। इसमें ना सिर्फ ये कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है इस हवाले से कि उनका पानी कम हो रहा है, उनके इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो रहे हैं, आपको वो पूरा कॉम्पनसेट करना है। हमें ये कंसेप्ट आना चाहिए वालिदैन को कि वो आके बताएं कि सर इसका पानी ख़त्म हो रहा है, आप इसको हमें क्या करना चाहिए। बाज़ औक़ात इन्फ्यूजन दी जाती हैं, बाज़ औक़ात ऑरल दिया जाता है, ये कैलकुलेशन होती है जो डॉक्टर करता है, वो आप उसको करें। और बच्चे अच्छा जो भी इन्फेक्शन होते हैं इनकी पीरियड्स होते हैं कि कितने अरसे रहते हैं। ये बाज़ वायरस से इन्हीं में से कुछ वैरायटी है जो 1 से 3 दिन में क्लियर हो जाते हैं, कोई ऐसा होता है 2 से 5 दिन में लगते हैं, कुछ ऐसे हैं कोई 7 से जो है वो 10 दिन में चलते हैं वो। तो ये डिफरेंट डेट्स, इनकी डिफरेंट वेज होती हैं जो मुख्तलिफ तरह के जो है अटैक करते हैं ये बच्चों पे, बड़ों पे, सब पे। तो ये कहना कि जैसे ही वो आए अटेंडेंट आया और कहने लगा साहब हमारा बच्चा इतने 3 दिन हो गए आज तो उससे तो रिजल्ट नहीं आ रहा, कि ये बात गलत है। हम उनको बता देते हैं कि इसमें 3 से 5 दिन लगेंगे, इसमें ये वायरस आ रहा है इसके अंदर। तो अगर जब समझा दिया जाता है तो मैं समझता हूँ कि वालिदैन समझ लेते हैं इस बात को, और उसकी दौरान में उसको जो है मोशन के लिए हम उसको कहते हैं भाई आप इलेक्ट्रोलाइट पानी आनी पिलाते रहें। कहीं हमें फीडिंग कुछ रोकनी पड़ती है, कहीं फीडिंग रोक के जो आर्टिफिशियल फीड पे होते हैं उनको कोई मॉडिफाई फार्मूला हमें देना पड़ता है उसके लिए ना, कि बाज़ों का जो दूध के लिए दूध हजम नहीं होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, समझे ना। इसी तरह प्रोटीन से एंटेरोपैथी हो जाती है इंशाल्लाह। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हमें देखना चाहिए कि बच्चों को किस नौइयत से बच्चा जो है वो डेवलप हो रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब एक ब्रेक का टाइम आ गया तो ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल ज़रा टॉपिक से हट के करती हूँ। मुझे बताइए ये जो हम कलर पहनते हैं अलग अलग किस्म के, कभी ब्लैक, कभी रेड, कभी वाइट, कभी येलो, तो क्या इससे हमारी शख्सियत भी चेंज होती है, हमारे मिजाज भी चेंज होते हैं? कलर का मतलब हमारी शख्सियत पे और हमारे मिजाज पे असर पड़ता है? तो थोड़ा सा मैंने कहा टॉपिक से हट के भी आज डॉक्टर साहब से मैं कुछ पूछ लूँ। दोनों बातें मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा जो है इंसानी शख्सियत पे इन्फ्लुएंस करता है। हमारे मज़हब में भी ये बात है, यानी इस्लाम भी इस बात को तरजीह देता है कि कुछ कलर की इस्लाम तरजीह देता है। मिसाल के तौर पर हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑरेंज कलर पहना करते थे। ऑरेंज कलर आपकी शख्सियत पे सबसे ज़्यादा असर इस्लामिक हिसाब से ऑरेंज कलर का है। यहाँ तक कि कहते हैं कि जूता जो आप शूज़ पहन रहे हैं वो भी ऑरेंज कलर की पहने आप। अच्छा। सामने ये इस्लाम है हमारा। अच्छा, जितने भी लोग कहते हैं, एक हमारे जो है समझने के मज़हब के हिसाब से बड़ा एक अहम है कि जो ब्लैक शूज़ पहनते हैं मज़हब, वैसे तो देखिए ब्लैक इंटरनेशनल कलर है, बिल्कुल, लेकिन जो ब्लैक जो पहनते हैं उनकी सेहत बिल्कुल मुतमईन नहीं होते, उनका मिजाज डिस्टर्ब हो जाता है ब्लैक से, समझे ना। और उनको कुछ बीमारियां हो जाती हैं, दांतों की बीमारियां हो जाती हैं उनको। यानी देखिए कितनी अजीब सी बात है। और जब ये अप्लाई, और ये बात पता नहीं क्या बात है कि हकीकत है ये कि ये मेरे साथ हो चुका है। अच्छा। जब भी मैं कोई ब्लैक शूज़ पहनता हूँ कुछ ही दिन में मैं बीमार होने लगता हूँ, पता अजीब सुस्ती शुरू हो जाएगी, ये क्या हो रहा है। ब्लैक, हालांकि शूज़ की बात कर रहा हूँ, देखिए ब्लैक जो कपड़े अगर आप देते हैं और पहनते हैं तो वो वैसे तो देखिए हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऑरेंज का क्या है, लेकिन ब्लैक को वो तकद्दुस हासिल है जो किसी भी कलर को हासिल नहीं है। इसलिए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चादर थी, कमली कहते हैं जिसे हम लोग, वो ब्लैक कलर की थी। जब मेरा खाने काबा का गिलाफ ब्लैक कलर का है, समझे ना। तो ब्लैक कलर सबसे इंटरनेशनल है और आपके मिजाज की पर्सनैलिटी को उभारता है, खूबसूरत बनाता है। इसकी वजह क्या है? ये गम की अलामत है।
ब्लैक कलर गम की अलामत है। जब भी आप ब्लैक कलर को देखेंगे बैठेंगे, आपका दिल तो खुश होगा, लेकिन कुछ चीजें याद आएंगी आपको। आपको हो सकता है कि किसी को कोई बहुत ज्यादा हो तो करबला याद आ जाए आपको, कोई चीज याद हो तो रसूल सल्लम की कमली याद आ जाए। आप ब्लैक कलर पहनेंगे, आपको खाने का खिलाफ याद आ जाए। जब ये चीजें होंगी तो लाजवाब उनसे मंसूब होंगे, तो आप अच्छे काम करेंगे, अच्छे कलमात करेंगे। तो कलर बहुत जो है बहुत अच्छा असर करता है। और ये भी कहा गया है कि एक हमारे इमाम हैं, उनका भी कौल था कि जब वो नमाज़ पढ़ा करते थे तो खूबसूरत कपड़े पहन के नमाज़ पढ़ते थे। इसकी वजह ये, जब किसी ने पूछा कि आप ये खूबसूरत कपड़े और खुशबू लगा रहे हो, नमाज़ पढ़ रहे हैं, भले वो रात की तहज्जुद पढ़ रहे हो, तो आपने कहा कि अब मैं अल्लाह से बातें करने जा रहा हूँ। क्या बात है, सुभान तो अल्लाह। मैं अपने अल्लाह से बात करूँगा तो ऐसे ही कपड़े पहन के जाऊँगा, वो भी तो देखेगा कि मैं कैसा, मेरी शख्सियत कैसी है। तो बड़ा मतलब हर तरह से, यानी मतलब आपकी इंटेलेक्चुअल तौर बात पर भी से है। एक बड़ा अच्छा मैसेज भी चला गया कि जब आप अल्लाह को सजदा करें तो तैयार होके साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहन के, वाह। और जो एक खुशबू अल्कोहल होती है और एक नॉन अल्कोहल होती है, वो खुशबू लगा के लगा के। आप प्रॉपर तैयार होके नमाज पढ़े। क्योंकि अमूमन लोगों का ये होता है कि हमने कहीं बाहर जाना है तो नए कपड़े भी पहनने हैं, साफ कपड़े भी पहनने हैं, बहुत प्यारी नहाना भी बात, सब कुछ। बहुत प्यारी बात। पर हम जब जब सजदा अल्लाह कर के रहे होते हैं, सामने जो जा सुबह रहे से कपड़े पहने हुए थे, वजू किया और खड़े हो गए, नहीं, नहीं। आपने जब अल्लाह को सजदा करना है ना, तो तब आपने सही तैयार होके तैयार जाना। होकर जाए ना, ताकि आपकी बातें होती हैं। हाँ। समझे ना अल्लाह में। हाँ। देखिए एक बड़ा मशहूर है कि जब आप चाहते हैं कि अल्लाह से बातें करें, समझे ना, तो आप नमाज पढ़ते हैं। आप जब नमाज पढ़े, ये अल्लाह से आपसे गुफ्तगू हो रही है। लेकिन जब आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे बात करे, तो आप कुरान पढ़ते हैं। कुरान पढ़ते कुरान पढ़ने वो अल्लाह आपसे बात कर रहा है, और आपको कोई करना है तो नमाज पढ़े। कितनी खूबसूरत और बन ठन के खूबसूरत बन के आप रहे, बिल्कुल। समझे ना। पाक साहब का कुरान में कि कुरान ऐसे कुरान साफ होके पढ़ा करो, बिल्कुल। समझे ना। आप कुरान साहब जो है पाक साहब होके पढ़ा करो। ऐसे जो लोग हैं जो पाक साहब नहीं कुरान को हाथ नहीं लगाए, देखिए क्लियर कट है सारा। अब वही तो ये नहीं कहेंगे कि आप कुरान को सूट पहन के पढ़ो है। ये तो आपको समझा दिया। आपके नजदीक जो बेहतरीन लिबास है, खुशनुमा लिबास है, जिससे लोगों में गुफ्तगी का एहसास पैदा हो, वो करें आप। लिबास की बड़ी अहमियत है जनाब, बिल्कुल जी। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा कोरोना अपडेट पे आते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में लास्ट में हम कोरोना पे ज़रूर बात करते हैं। कोरोना का क्या, क्योंकि ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी है, तो अब बताएं कोरोना क्या करने वाला है हमारे साथ, या क्या क्या कर रहा है? आप बिल्कुल सही कह रही है। देखिए ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना का दबाव बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कम हो गया, कम हो चुका है, आज भी मैं देख रहा था कि तकरीबन 11 मौत हुई हैं, जबकि आपको पता था कि कितनी कितनी 100 से ऊपर चली गई थी ये। तो ये करम है हमारे मुल्क का। बाकी मुल्कों में तो तकरीबन ख़त्म ही हो गया ये। और अब तमाम चीज़ें, पाबंदियाँ इसकी ख़त्म कर दी गई हैं। अच्छा, अब ये वैक्सीन के ऊपर तवज्जो दी जा रही है। अच्छा, वैक्सीन पे तवज्जो ये हो रही है अब कि बच्चों में, ये आपको मालूम बच्चों में लगाई जा रही है। तो बच्चों में एक स्टडी आई है पिछले दिनों, तो मैं आपको वो शेयर कर दूं कि तकरीबन जो है वर्ल्ड लेवल पे जो है 10 लाख के करीब जब ये वैक्सीन लगाई गई बच्चों को, है ना, तो देखा ये गया कि उसमें जो 86% बच्चों को जिनकी उम्रें 12 और 17 साल के दरमियान थी, उनको कार्डियक अटैक हुआ, मायोकार्डाइटिस हुआ उनको। उनको दिल पैदा हुआ, और उसमें से कुछ लोगों को एडमिट भी किया गया, 4% को एडमिट किया गया, लेकिन इनमें से कोई भी डेथ नहीं हुई। जिनकी डेथ हुई थी वो बाद में क्लेम किया उन्होंने, लेकिन उस पर कोई रिसर्च नहीं हुई। तो इसमें ये चीज़ें हो रही थी। 13% उसमें से लड़कियां थी, फीमेल थी बच्चियां, जिनको कार्डियक का पेन हुआ। तो ये स्टडी जैसे जैसे आ रही है, तो ये मैंने आपको शेयर किया। अब कल की न्यूज़ है 5 तारीख की कि बरतानिया ने इसकी एक टैबलेट निकाली है। टैबलेट आ गई है, पाकिस्तान में भी आप आने वाली है। ये एक मर्क कंपनी है, मल्टीनेशनल, उसने एक टैबलेट कोरोना के हवाले से जो है वो मार्केटिंग की है उसके लिए। और वो एक गोली सुबह, एक गोली शाम खाते हैं आप उसकी। और बिल्कुल कहने में यही आ रहा है, वो तजर्बा भी ये हुआ है जो रिसर्च हुई है ब्रिटेन में, कि इसकी बड़ी खूबसूरत इसकी जो है प्रिवेंशन है, इलाज है इसका। अभी तक बाकायदा इलाज हमारे पास कोरोना का नहीं था। ये भी एक एंटीवायरल ड्रग है, जैसे हमने वायरस के मुतालिक बात कर रहे थे, ये भी एंटीवायरल ड्रग है, और इसका रैपिडली ट्रीटमेंट होता है। सुबह शाम 5 दिन 7 दिन आप लेते हैं ये। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट है, अभी तक बहुत से लोगों को
नहीं पता कि ये कुछ हो गया, लेकिन ये बड़ी अहम खबर है ये कि ये जो है कि कोरोना की जो है टैबलेट आ गई है और अब लाजिम बात है हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। और ये भी मुझे मुमकिन है और मेरी रिक्वेस्ट भी है हुकूमत से कि जैसे ये पाकिस्तान में अवेलेबल हो, आप जहाँ वैक्सीन लगा रहे हैं वहाँ जो इन्फेक्टेड लोग हैं कोरोना के, उनको भी ये फ्री प्रोवाइड की जाए तो एक बड़ा अच्छा हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसी के साथ जो है आपका डेंगू वायरस बहुत ज़्यादा हो गया है, दूसरे एंटेरिक फीवर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मलेरिया बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये सब चीज़ें तो होती हैं मुल्क के अंदर। अच्छा देखिए आपकी सारी चीज़ें एंटीवायरस, ये सब वायरस हैं। ये डेंगू आया तो वायरस हुआ, कोरोना हुआ तो वायरस हुआ। हमारे यहाँ वायरस बड़ी जल्दी आता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये जो वायरस जो होता है ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी इनका जो साइज है, यानी एक माइक्रोस्कोप से हम बैक्टीरिया देख लेते हैं मगर ये उससे भी नजर नहीं आता है, उससे भी ज्यादा क्रिएट, इसलिए छुप के आता है। अच्छा ये भी हुआ एटम बम की तरह है ये कि जितना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उतना ही वो एटम बम की तरह आएगा। तो ये स्मॉलेस्ट होता है और ये बहुत तबाही बहुत मचाता है। तो ये सब चीजें मैं समझता हूँ बहुत जल्दी हमारे यहाँ ये ओवरकम हो जाएगा। लेकिन ये भी एक सस्पेशियस ये भी पॉइंट आ रहा है कि हो सकता है कि हमारे यहाँ दिसंबर जनवरी में इसका स्पाइक बढ़े कोरोना का। ये विंटर सीजन में बढ़ता है यूजुअली और फोर्थ वेव जो है इसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। तो हमें अभी बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा हम खुश नहीं हो, लेकिन हमें खुशी इस बात पर हो कि इसकी वैक्सीन माशाल्लाह तकरीबन बहुत से लोगों मोर देन हाफ से ज़्यादा 50% ज़्यादा पाकिस्तान में भी लग गई है, वर्ल्ड लेवल में भी लग गई है, रिजल्ट भी सब अच्छे आ गए हैं। और जब तक एक आध 2 महीने में तकरीबन सब लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी तो फिर अगर उस पर टैबलेट भी आ गई, उसकी मेडिसिन भी आ गई है, तो इंशाल्लाह अगर इसकी वेव सख्त भी आती है तो भी हम बहुत आसानी से इसको फेस कर लेंगे, ओवरकम कर लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि मतलब कुछ बच्चों को वैक्सीन लगी तो ये प्रॉब्लम हुई, तो पाकिस्तान में क्या है कि बच्चों को वैक्सीन लग रही है, माँ बाप यकीन कर पा रहे हैं वालिदैन कि हमें वैक्सीन लगानी चाहिए, या हुकूमत की तरफ से क्या ऑर्डर है? जिस तरह से हम लोगों के लिए ऑर्डर थे कि आपने लाजमी लगवानी है, कुछ भी हो जाए आपने लगवानी है, तो यही वाली चीज़ बच्चों के लिए है या उनकी तरफ थोड़ा सा एक हल्का हाथ रखा गया है कि जो वालिदैन चाहते हैं लगा लें, जो वालिदैन चाहते हैं ना लगवाएं? कुछ इस तरह की अपडेट है आपके नहीं पास? देखिए ये तो वालिदैन की इतनी ज़्यादा चॉइस पे तो नहीं है। अच्छा। ये हुकूमत की अपनी चॉइस है और ये वैक्सीन का बड़ी अच्छा काम हो रहा है। अब इन्होंने, मैंने बहुत शुरू में शायद याद हो हमने ये किया था कि हमें वैक्सीन उनके अपनी सतह पे जाके पहुँचाना है। अगर मैंने कहा था कि अगर ऑफिस है तो ऑफिस में लगाएं, अच्छे स्कूल है तो स्कूलों में लगाएं, ये बात हमने करी थी। और अब वही हो रहा है कि अब बच्चों के लिए वैक्सीन स्कूलों में पहुँच गई है, अब बच्चों को स्कूलों में लगाया जा रहा है। देखिए इन्होंने एक प्लस पॉइंट अच्छा किया ये कि उसके साथ जो है और वैक्सीन, दूसरी वैक्सीन जो होती है, जैसे पहले होती थी MMR, चला उसमें होता था कि मीजल हो गया, मम्स और रुबेला। रुबेला जो है एक समझ ले कि एक खसरा टाइप की एक बीमारी है, रुबेला मीजल जैसे की होती है, इसमें जॉन्डिस हो जाता है ना, ये बड़ों को भी होता है ये, है ना। तो MMR तो अब हो गया MR। तो एक दफा शायद आपने ये पूछा था कि ये इंजेक्शन किस चीज के लग रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मैंने पूछा था आपसे, बिल्कुल है ना। तो उस वक्त क्योंकि टाइम खत्म हो गया था तकरीबन, तो उस पर हम बात नहीं कर सके। तो ये जो कोरोना की जो वैक्सीन लग रही है इसके साथ वो इंजेक्शन लग रहा है, MR कहते हैं उसे। अच्छा। हाँ वो बिल्कुल लगानी है, बच्चों को लाजमी लगवानी है। अच्छा। इसलिए कि ये बहुत सेफ्टी के लिए सब में। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। ये हुकूमत ने बड़ा अच्छा रियलाइज़ किया कि हम एक जो काम करने जा रहे हैं हम बच्चों को और भी सेव कर लें उससे। तो ये वैक्सीन लग रही है, हर बच्चों को लग रही है और कुछ ही दिन में ये पहले तो 12-17 साल की उम्र को लग रही थी, अब 6 से 12 साल की उम्र में लगेंगी। अब इसके बाद मैं समझता और बच्चे, छोटे बच्चों को भी लगने शुरू हो जाएगी सब में। तो बिल्कुल वैक्सीन लग रही है, लगाना चाहिए हम सबको और इससे बेहतरीन रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बच्चों को वैक्सीन लगवाने लेके जाएं तो आया ना बुखार हो ना फ्लू हो, कौन सी ऐसी एहतियाती तदबीर है जो वालिदैन अपनी तरफ से करके बच्चों को लेके जाएं? देखिए बेहतरीन सवाल है, ये बेहतरीन सवाल है। हमें कोई भी चीज़ ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए और ये बच्चों में कोई भी चीज़ जब आप वैक्सीन लगाने जा रही हैं या इलाज के लिए जा रही हैं तो उसको जो मेन लुक आफ्टर करता है पेरेंट नहीं करता। और जब पेरेंट को अवेयरनेस होगी कि हम अपने बच्चों की सतह पर लेके जाएं। देखिए वैक्सीन का एक उसूल है, आपके बच्चे को या आप खुद हो कोई बीमारी उस वक्त नहीं हो जिस पर वो वैक्सीन लग रही है जी। यानी आपके बच्चे को कोई डायरिया नहीं होना चाहिए, कोई बच्चों को फीवर नहीं होना चाहिए, चेस्ट इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई और बुखार, लंबा बुखार, कोई जनरल वीकनेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें देख के आप जाएँ और वैक्सीन लगवाएं बच्चों को।
अच्छा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बिल्कुल जी। इंशाल्लाह। आज ये पूछने का मकसद यही था कि भाई आप अगर वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं अपने बच्चों को, तो ये चीज़ जहन में रखें कि बच्चा बिल्कुल ठीक होना चाहिए, कोई इस तरह की कोई बीमार ना हो वो, ताकि वैक्सीन जो है वो प्रॉपर लगवा ले। अच्छा, ये डराने की वजह नहीं थी, मतलब मैं बात करते हुए भी ये होती हूँ कि हमारी आवाम डर बहुत जल्दी जाती है ना, सही कि कह रहे हैं। क्या पता इसके पीछे कोई रीज़न हो। सेफ्टी के लिए ना, कि बिल्कुल जब आप बीमार होंगे और एक और वैक्सीन लगवाएंगे तो अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, सेफ्टी के लिए ये बिल्कुल बोला होते हैं, जाता है। रिएक्शंस होते हैं, इसमें हाँ, रिएक्शंस तो होते इस हैं। वजह से या आपको कहा ये जाता है। या बिल्कुल है आपकी, अगर जो भी हेल्थी लोग हैं वो हेल्थी ही रहेंगे। जो बीमार वाले हैं, जो उनकी पिछली बीमारी थी, वैक्सीन का ये होता है कि अगर वैक्सीन लग रही है और कुछ के साथ आप एंटीबायोटिक ऐड कर देते हैं या इंजेक्शन लगवा लेते हैं बुखार का, तो वो जो वैक्सीन है उसका असर बिल्कुल कम हो जाता है। अच्छा। इसलिए कि जो बैक्टीरिया है आपके एंटीबायोटिक के तौर पे जो आप जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं वो डैमेज करती है आपको, नॉर्मल फ्लोरा को। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई दवाई भी उस पर नहीं ले रहे हो आप, ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक नहीं ले रहे हो, और ना फौरी तौर पे कोई एंटीबायोटिक लें आप। 3-4 दिन तक कोशिश करें कि ये आप कोई मेडिसिन नहीं लें जब वैक्सीन लग रही हो, और आप बेड रेस्ट करें, लाजिम बेड रेस्ट करें, अच्छी ग़िज़ा खाएँ, और आप उसके बाद माशाल्लाह अपने काम पे जाएं, आप करें, बेहतरीन काम है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट्स हैं और उनकी शुगर जो है वो बढ़ी हुई है और काफ़ी टाइम से ही बढ़ी हुई है, कंट्रोल नहीं हो रही, तो आया क्या उनको उस टाइम पे वैक्सीन लगवानी चाहिए जब उनकी शुगर बढ़ी हुई है? अगर उनका स्टेटस एक लिमिट में है, यानी आप ये समझ लें कि अंडर 200 अगर मिलीग्राम पर है, तो वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। और अगर उससे बढ़ हाँ, के है अगर उससे बढ़ती है तो पहले आप उसको देखें। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि डायबिटीज़ जो है दो चीज़ों पे मेजर इफेक्ट करता है, जी एक कार्डिक पे जी और एक जो है किडनी पे। किडनी पे। अगर हमने देखा कि अगर ये दोनों चीज़ें में अगर हम उसको नहीं केयर करेंगे, तो वो शुगर जो डिस्टर्ब हो रही थी, जो आपके हार्ट की मूवमेंट बढ़ा रही थी, जो किडनी प्रॉब्लम बन रही थी, आप ये समझेंगे कि शायद वैक्सीन ने कर दिया। अच्छा। तो ये ही वजह है। अभी पिछले दिनों जब भी जो भी इस हवाले से डेथ हुई है कि भाई वो किसी वैक्सीन लगाई और डेथ हो गई, लेकिन मैंने देखा, मैंने भी रिसर्च करी कि उनको हुआ क्या था, तो उनको इन्फेक्शन हो गया था, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया था। इसकी वजह ये थी कि वो कार्डिक पेशेंट थे वो, अच्छा। समझे ना। इसी तरह कोई जो किडनी का पेशेंट था कोई, उन्होंने लगा दिया। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हमें कि जहाँ तक हमें मुमकिन हो हम नॉर्मलाइज करें अपने आप को, फिर उसके बाद जाके हम वैक्सीन लगवाएं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इतना ये आम चीज़ नहीं है। लेकिन अब ये क्या कि भाई हर एक को वैक्सीन लगे, हर एक को नहीं लग सकती। नॉर्मल लोग या जो बीमारियों से बच के सेफ हो रहे हो उनको आप लगाएंगे, समझे ना। इसमें से बड़ी बड़ी बीमारियां, जैसे देखिए खुदा ना खास्ता कैंसर है, जी ठीक है ना, लुकीमिया में आ जाता है, और बच्चों की कैंसर, बड़े कैंसर आ रहे हैं, अल्सर आ रहे हैं, किडनी इन्फेक्शन आ रहा है, या किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, या जो डायलिसिस के ऊपर जा रहे हैं, या कोई हेपेटिक फेलियर के पेशेंट हैं, या आप समझे न्यूरोलॉजी का दिमाग का सीवी है उनके गोवे में, तो मैं समझता हूँ उनको वैक्सीन अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा। और अपने मशवरा करें अपने रिलेटिव डॉक्टर से, जो उनका कंसल्टेंट है, वो देखे कि किस लेवल पे उनका लेवल नॉर्मल होता है, फिर उनको वैक्सीन लगाई जाए, है ना। क्यों? इससे वैक्सीन की इम्पोर्टेंस क्या है उन पेशेंट में? इसकी इम्पोर्टेंस ये कि उनकी एक तो इम्यूनिटी उनकी पहली ड्रॉप हुई हुई है बीमारी की वजह से, तो उनको वायरस जल्दी लग सकता है, तो इसलिए उनको जल्दी से उनको कैपेबल करें जल्दी, कि ताकि वो इस काबिलों को फौरी तौर पे जो वैक्सीन लगा सके, ताकि उनकी ज़िंदगी महफूज हो। जो वैसी प्रॉब्लम हो रही है कोरोना और उनको अटैक कर ले तो प्रॉब्लम बन जाएंगी। तो बहुत ही सेंसिटिव इशू है ये, हर जगह डॉक्टर का रोल प्ले हो रहा है, और हर जगह आपकी अवेयरनेस आ रही है, हर जगह आपका सब्र और तहम्मुल आ रहा है। आप जाते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, एक डॉक्टर वो कह देता है कि भाई अभी आप नहीं लगा सकते, तो आप वापिस आ जाएं, आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। और वैसे भी जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, या किडनी के पेशेंट हैं, या हेपेटिक फेलियर के पेशेंट हैं, वो मॉनिटरिंग करते रहें अपने जो टेस्ट लैब टेस्ट करते रहें, जहाँ उनकी जहाँ चीज़ें उनकी नॉर्मल टच हो, वो वैक्सीन लगा लें उधर जाके, फिर ताकि उनकी जो लाइफ उनकी सर्वाइव कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में भी हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा है, तो जो हेपेटाइटिस पेशेंट हैं तो क्या आया वो भी लगा सकते हैं ये? क्योंकि हेपेटाइटिस मैंने भी अपने आसपास बहुत लोगों को देखा, मुझे तो ऐसे लगता है हर चौथा बंदा हेपेटाइटिस का मरीज है। पता नहीं अब मैं ठीक कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, पर मैंने सुना ऐसे ही है कि आसपास जब भी लोगों को सुना तो यही सुना हेपेटाइटिस हो गया। अब वो पता नहीं गंदे खाने खाने, गंदे बर्तनों में खाना, या क्या ऐसी वजह है, वो आप बेहतर बता सकते हैं। तो हेपेटाइटिस के पेशेंट भी वैक्सीन लगा सकते हैं? मैंने आपसे कहा कि इनका लेवल होता है ना, अगर हमने ब्लड लेवल LFT हम कर लेते हैं, उनका LGBT लेवल
कोई ज़्यादा नहीं हुआ इतना और कंट्रोल में है, उनकी लिमिट्स में आ रहा है। इसी तरह दूसरी जो इनको जो वजूहात हुई हैं हेपेटाइटिस की वो कंट्रोल में है, तो वैक्सीन आप लगा सकते हैं। ठीक है। इसलिए कि हेपेटाइटिस हो या कोई भी हो, वैक्सीन का अपना अलग रोल है, अलग रोल है, सब रोल है। बिल्कुल, तो वो सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए आप कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस के लिए ये हेपेटाइटिस सी जिसको हो रहा है, तो अगर हो गया अटैक तो हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन उसको नहीं लगा सकते आप। अच्छा, ये अलमिया है ये कि जिसको अटैक हो गया है वो नहीं आप लगा उसको सकता। वो नहीं, अब उसका इलाज होगा पहले, अच्छा, पहले इलाज हो गया, उसका इलाज क्लियर होगा तो वैक्सीन लगेगी। अच्छा, तो फिर आसपास के जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनको लग जाएगी, अच्छा, समझना। लेकिन जो कोरोना की वैक्सीन ऐसी है कि अगर उनके लेवल कंट्रोल में है, समझे, तो आप उसको जो है ना वैक्सीन लगवा सकते हैं आप उसको। अच्छा, इसलिए कि हमें, क्योंकि हमारे ध्यान में ये है कि हमें एक बड़ा खतरा जो है हमारा कोरोना का, हम उसको सेव कर रहे हैं। तो उसमें जो छोटे छोटे खतरात हैं हम उसको इग्नोर कर देते हैं, जी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हेपेटिक फेलियर में जा रहा है एक पेशेंट, हेपेटाइटिस उसका पेट भी बढ़ गया, पानी भी उसमें एक्साइटिस डेवलप हुआ है, हेपेटोमेगाली हो रही है, तिल्ली बढ़ी हुई है, आप उसको वैक्सीन लगाने लग जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं हो सकता ऐसा। जब तक कि ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आप कोई भी वैक्सीन नहीं लगा सकते। और बल्कि कोई वैक्सीन क्या, आप बहुत सी मेडिसिन भी नहीं दे सकते। अच्छा, वो लिमिटेड आप उसको मेडिसिन देंगे जी, जो आपके ट्रीटमेंट के हवाले से आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किए, इसके अलावा उनको नहीं कर सकते आप ये। तो वैक्सीन के बड़े रूल्स हैं, प्रिकॉशंस हैं, अगर उनके हिसाब से लगाई जाएगी तो मैं समझता हूँ बिल्कुल बेहतर है। अभी ये एक रिक्वेस्ट मैं हुकूमत से भी ये कर रहा हूँ कि जो बच्चे स्कूलों में वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वहाँ डॉक्टरों को बाकायदा बिठाएं, बिल्कुल, उनके डॉक्टर, उनके स्कूलों के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो जिम्मेदार, उनको कहें कि बाकायदा अपना एक डॉक्टर हायर करें आप, और उन बच्चों का वहीं पहले चेकअप करें, जी, और बिल्कुल, उसके बाद यानी 2 रूम बना के अब यहाँ या डॉक्टरों ने चेक किया बिल्कुल नॉर्मल है, वैक्सीन लगवा दी, जी, नहीं है यहाँ करके उसका ट्रीटमेंट लिखा, बेटा ये बाद में होगा, तो इतना बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। और हर कोई जिम्मेदार जो होगा शायद वो आप महसूस कर लेगा कि हमने काम सही किया। काम से, अगर उसमें तो कोई क्लेम आ जाता है कि आपका मेरे बच्चों को ये हो गया, तो डॉक्टर, वैक्सीन वाले तो पीछे गए, वो जो डॉक्टर बैठा वो जिम्मेदार है पहले कि उसने कैसे अलाउ कर दिया, है ना। तो वो कहेगा साहब मैंने खुद चेक किया, बच्चा आपका सही था, सही, समझ ना। तो बिल्कुल, ये हम क्यों नहीं पूरा जो रूल्स हैं उनको पूरा फॉलो नहीं फॉलो करते। नहीं कर रहे, तो हमें बिल्कुल, चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को फॉलो करें, तो देखिए काम हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। और बहुत जल्द हम देखेंगे कि ये हमारे वैक्सीन का लेवल पूरा हो जाएगा और हम कोरोना से कम महफूज हो जाएंगे। जी, और इसी तरह हमारी दुआ है कि डेंगू की जो वैक्सीन आई थी फिर उसको विड्रॉ किया गया, अब उसको वापस इंशाल्लाह रिसर्च करके लाई जा रही है, तो इंशाल्लाह उससे भी जो वैक्सीन आएंगी हम आपको सेव करेंगी, समझना। जिसकी वैक्सीन नहीं आएगी समझ लो उसके अटैक हो गया, अब इलाज करो, हाँ, है ना, तो जी, उसमें डेथ का रेशो बढ़ जाता है। ठीक तो है, इसलिए हमें चाहिए कि हमें वैक्सीन पे अमल करें, और अमीर और हुकूमत को भी चाहिए कि इनकी वैक्सीन पे ज़्यादा जोर दे आने पे। ठीक है या जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो में तशरीफ़ लेके आए, सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है। अच्छा जी नाजरीन, अभी हम 11 बजे तक आपके साथ हैं, पर अब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और आते हैं ब्रेक से वापस।